चलिए तो शुरू किया जाए। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3। एक बार फटाफट से कंफर्मेशन मैसेज दे दीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये हम एक बात आप लोगों को बता देते हैं, थोड़ा सा हम उम्मीद करेंगे कि मैंने इस टॉपिक को जब हम लोग पढ़ेंगे ना, थोड़ा फर्स्ट पेस में पढ़ेंगे। मतलब जैसे नॉर्मली हमारा अप्रोच रहता है कि हम लोग धीरे धीरे समझते समझते आगे बढ़ते हैं, बट ये टॉपिक को जब पढ़ेंगे थोड़ा सा पेस हमारा ज्यादा रहेगा नॉर्मल से। ठीक है, तो आपको अगर कभी भी समझने में दिक्कत होता है, कोई ऐसा पॉइंट है जो आप समझ नहीं पाए, तो आप जरूर उसको मैसेज करिए कि सर ये वाला पोर्शन हमको क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, मतलब फर्स्ट का मतलब ये नहीं कि इतना फर्स्ट हो जाए कि आपको समझ में ही ना आए। उतना फर्स्ट हमको नहीं होना है, बट पेस थोड़ा सा बढ़ाना है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है। ऑलमोस्ट 120-25 के आसपास इसका स्लाइड आपका बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं 126 स्लाइड है। बट हम लोगों को इसको 3-4 दिन के भीतर कंप्लीट करना है, क्योंकि ज्यादा दिन इसके ऊपर हम लोगों को लगाना नहीं है, इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, पर एक बात याद रखिए और यकीन मानिए, अगर आप एज ए पोस्टल असिस्टेंट, एज एसपीएम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, खास करके एज एन एसपीएम अगर काम कर रहे हैं, सब पोस्ट मास्टर के रूप में काम कर रहे हैं, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इस वॉल्यूम को पढ़ना। आप सब अकाउंट पे काम कर रहे हैं, आपको ये इंपॉर्टेंट है ये वॉल्यूम को पढ़ना, है ना। खास करके जो पोस्ट मास्टर है, जो सब अकाउंट पीए है, इन दोनों के लिए तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप खाली इसको एग्जाम पर्पज से मत पढ़िए कि हमको आईपी एग्जाम क्लियर करना है इसके लिए पढ़ना है। आपको इसको इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसको आपको जानना है। ये जानना आपको जरूरी है। ठीक है, आईपी बनने के लिए भले ही इसमें कितना सवाल आएगा ना आएगा वो अलग बात है, बट आपको डिपार्टमेंट में सरवाइव करने के लिए इसका जरूरत पड़ेगा। और आईपी बनने के बाद भी आपको इस वॉल्यूम का जरूरत पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि मान लीजिए कोई चार्जशीट फ्रेम करना है, किसी पोस्ट मास्टर के एंड में कोई लैकुना था, किसी एसपीएम के एंड में कोई लैकुना था, तो भैया कौन सा रूल का वायोलेशन उन्होंने किया, उसके भीतर एक इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा ये वाला वॉल्यूम, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3। जिस कारण से हमारा ये वॉल्यूम जो है बहुत ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से ही पढ़िएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस जो वॉल्यूम हमारा है, इसका यहाँ पे एक समरी कंटेंट क्या है बताया गया, तो देख लेते हैं इसका कंटेंट क्या है। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो बोला कि इट कंटेन्स रूल्स इन रिस्पेक्ट टू सब अकाउंट, अकाउंटिंग इन पोस्ट ऑफिस, ड्यूटीज ऑफ पोस्टमैन एंड लेटर बॉक्स अटेंडेंट। हम लोग जब पहला क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि डिफरेंट पोस्टल मैनुअल का कंटेंट क्या है, आपका गाइड का कंटेंट क्या है, उसी में हम लोग देखे हुए थे कि जो हमारा पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 है, इसका कंटेंट क्या है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है सब अकाउंट। आपसे सीधा एग्जाम पे सवाल पूछेगा, वो कौन सा वाला पोस्टल मैनुअल है जिसमें सब अकाउंट के बारे में बताया गया। फटाफट से बताइए पब्लिक चैट में, फटाफट से बताइए कौन सा वाला पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम में आपका सब अकाउंट के बारे में बताया गया, फटाफट से। अरे इतना शॉर्टकट मत करिए मयांक जी, है ना। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3, है ना। एटलीस्ट 6 का 3 लिखिएगा तो भी चलेगा, है ना। अकाउंटिंग इन पोस्ट ऑफिस के बारे में कहाँ पे बताया गया, वॉल्यूम 6 पार्ट 3। ड्यूटीज ऑफ पोस्टमैन एंड लेटर बॉक्स अटेंडेंट कहाँ पे बताया गया, वॉल्यूम 6 पार्ट 3। इस कारण से देखिएगा, जब कोई बंदा आपका पोस्टमैन का एग्जाम देता है, जब कोई बंदा अपना पोस्टमैन का एग्जाम देता है, उनके सिलेबस में भी पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 का कुछ पोर्शन आपका दिया गया है। ठीक है, तो जिस कारण से ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये वाला वॉल्यूम जो है, इसको लेटेस्ट अपडेट किया गया था 2021 में, 18/5/2021 में, जहाँ पे चैप्टर 1 को अपडेट किया गया और जिसमें 120 रूल है। तो हम लोग ये चैप्टर 1 को ही यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला रूल आता है मेरा, रूल नंबर 1। ये क्या बताता है, तो रूल 1 बताता है सुपरविजन ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिसेस बाय पोस्ट मास्टर। देखिए शुरू हो गया, ये क्या बता रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा बताया जा रहा है ड्यूटी ऑफ पोस्ट मास्टर, है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है ड्यूटी ऑफ पोस्ट मास्टर की, जो हमारा पोस्ट मास्टर या सब पोस्ट मास्टर है उनका क्या ड्यूटी रहेगा।
तो बोला कि द पोस्ट मास्टर इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इधर उधर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना तो आपको दिमाग से निकल जाएगा, सुन नहीं पाइएगा सही से। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि थोड़ा सा इधर कंसेंट्रेशन दीजिए, घर पे चाय बनेगा, चुपचाप चाय पीजिए, है ना, बट इधर ध्यान दीजिए। The postmaster is not only responsible for correctness of the accounts rendered by the subordinate officials, but also should ascertain from their accounts whether the subordinate postmaster understand and perform their duties in an efficient manner. सबॉर्डिनेट ऑफिस सही से अपना अकाउंटिंग कर रहा है कि नहीं, ये तो उनको देखना है ही। साथ में जो सबॉर्डिनेट पोस्टमास्टर है वो अपना ड्यूटी को सही से समझ रहा है कि नहीं और इफिशिएंट मैनर में उसको डिस्चार्ज कर रहा है कि नहीं, ये ड्यूटी हो जाएगा एचओ का पोस्टमास्टर को देखना, है ना। याद रखना है, एचओ का पोस्टमास्टर खाली उनका काम अपने ऑफिस में सीमित नहीं होता है, उनका सबॉर्डिनेट ऑफिस का भी मॉनिटरिंग करना इनका काम है। The HO shall check SO और BO accounts by accessing the data online. हेड ऑफिस का काम दिया गया एचओ और एसओ और बीओ का जो डेटा है वो वहां पे बैठ के अपने ऑफिस में बैठ के ही चेक करेगा ऑनलाइन पे। No need for taking printouts for rendering the accounts to HO by the SO, है ना। No need for taking printouts for rendering the accounts to HO by SOs. तो यहाँ पे अपना अकाउंट्स का अलग से प्रिंट वगैरह भेजने का कोई आवश्यकता नहीं है। The laxity or repeated irregularities, if any, to be reported by the SDH. तो ये वाला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर कभी ऐसा होता है कि जब पोस्ट मास्टर हमारा मॉनिटरिंग वगैरह कर रहा है, जब पोस्ट मास्टर हमारा मॉनिटरिंग कर रहा है, किसी एसओ के एंड में किसी बीओ के एंड में अगर कोई लैक्सिटी देखा जाता है या फिर रिपीटेड इरेगुलरिटीज, जैसे जैसे मान लीजिए एक्सेस कैश रखा जा रहा है किसी ऑफिस के द्वारा, एक्सेस कैश रखा जा रहा है, उसका कोई ईसीबी मेमो नहीं बनाया जा रहा है, कोई लायबिलिटीज सही से शो नहीं किया जा रहा है या फिर लायबिलिटीज फेक दिखाया जा रहा है, तो इस प्रकार का जो इरेगुलरिटीज रहेगा दैट शैल बी रिपोर्टेड टू होम, टू डिविजनल हेड और सब डिविजनल हेड। ये मैटर इंपॉर्टेंट करेगा, याद रखना है। The duties of the postmaster shall be performed by deputy postmaster or assistant postmaster in cases of GPOs and gazetted head post offices, है ना। तो हमने देखा कि यहाँ पे बताया गया कि पोस्ट मास्टर का जो ड्यूटी है वो जीपीओ के केस में, गेजेटेड हेड पोस्ट ऑफिस के केस में जो डेप्यूटी पोस्ट मास्टर रहेंगे या फिर असिस्टेंट पोस्ट मास्टर रहेंगे उनके द्वारा भी परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही छोटे मोटे बात हमारा बताया गया है। आगे आते हैं हम लोग, एग्जामिनेशन ऑफ पीओ डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट इन सब ऑफिसेस, है ना। चलिए 1 मिनट वेट करिए, इसके साथ हम लोग इसका ओरिजिनल वाला भी खोल लेते हैं। देखिए यहाँ पे ज्ञानेंद्र जी आपका जो ये था फोर्थ लाइन की बात आप बता रहे हैं ना। हाँ 1 मिनट प्लीज वेट करिए। हाँ कितने वाले जी? हाँ ठीक है जाएंगे। हाँ 11 बजे जाएंगे। ठीक 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 है। तो ज्ञानेंद्र जी यहाँ पे कुछ नहीं है, फोर्थ लाइन पे क्या बताया गया, फोर्थ लाइन इज कनेक्टेड विथ थर्ड लाइन।
यहाँ पे क्या बोला गया, एचओ जो है वो बैठ के आपका चेक करेगा एसओ और बीओ का जो अकाउंट है, और इसके लिए किसी भी प्रकार का प्रिंट आउट लेने का आवश्यकता नहीं है, वो केवल ऑनलाइन ही चेक करेगा। ठीक है जनेंद्र जी, क्लियर हुआ? मतलब एचओ जो है वो एसओ का डेटा जो चेक करेगा वो ऑनलाइन चेक करेगा, ऐसा नहीं कि उसका प्रिंट आउट निकाल लो फिर बैठ के चेक करो, ऐसा नहीं है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरीके से आपको अगर मन में कोई डाउट रहेगा तो वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, टाटा स्काई का एक एडवर्टाइज आता था, पूछने में क्या जाता है, पूछना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आ रहा है एग्जामिनेशन ऑफ बीओ डेली अकाउंट, बीओ डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट इन सब ऑफिस। बोला गया यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एग्जामिनेशन ऑफ बीओ डीटीआर, ब्रांच ऑफिस जो है उनका जो डेली अकाउंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डीटीआर, डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, उसको भी एग्जामिन करना है कहाँ पे, सब ऑफिस में बैठ। बोला गया था एसपीएम शैल चेक सिस्टम जनरेटेड डेली रिपोर्ट ऑफ बीओज बाय इन्वोकिंग जेडेफर अंडरस्कोर डे न्यू। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए टिक कोड, ये टिक कोड जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि डेली अकाउंट, डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जनरेट करने के लिए टिक कोड क्या है आपको याद रखना रहेगा। फटाफट से पब्लिक चैट में लिखिए, फटाफट से पब्लिक चैट में लिखिए, व्हाट इज द टिक कोड, व्हाट इज द टिक कोड टू जनरेट डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। खास करके देखिए जो लोग ऑपरेटिव ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए तो ये हलवा है। देखिए ज्ञानेंद्र जी फिर आपका अंडरस्कोर छोड़ दिया, अंडरस्कोर नहीं छोड़ना है, जेडिफर अंडरस्कोर डे अंडरस्कोर न्यू, हालांकि हम जानते हैं कि आप जानते हैं। ठीक है, तो जेडिफर डेन्यू के माध्यम से डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो है आपको जनरेट करना है, एंड सी whether the all vouchers are received with respect to transaction reflected in the DTR। मतलब मान लीजिए एसबी में मेरा शो कर रहा है कि डिपॉजिट है 10,000 का, है ना, तो 10,000 का भाउचर मेरे पास आया कि नहीं ये हमको चेक करना पड़ेगा। तो ये बात हमारा यहाँ पे बताया जा रहा है। बोला जरा आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीएसआई every office has become an independent unit, the data is automatically updated and reflected in SAP, which can be accessed from any place. Accounting is automatically done, therefore the maintenance of BO summary and SO summary is discontinued। ये हुआ था, बट एट प्रेजेंट आईटी 2.0 जब आया है, आईटी 2.0 में दोबारा इट हैज बीन री इंट्रोड्यूस्ड, इसको याद करना है, बोथ बीओ समरी एंड एसओ समरी हैज बीन री इंट्रोड्यूस्ड इन आईटी 2.0, है ना, आईटी 2.0 या आईटी 2.0 जो भी बोलिए, इसमें दोबारा इसको रीइंट्रोड्यूस किया गया। मतलब क्या हो गया, अभी आपको फिर से चेक करना है कि कोई घोटाला तो नहीं है, दया पता लगाओ, है ना, अभी फिर से लागू हो गया आईटी 2.0 में खुद बीओ समरी एंड एसओ समरी। आईटी 2.0 का नया नाम हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, एक बार फटाफट से बता दीजिए अभी किस नाम से जाना जा रहा है इसको। आईटी 2.0 को और एक नया नाम दिया गया एपीटी 2.0। एपीटी का फुल फॉर्म क्या है, एपीटी का फुल फॉर्म क्या है, एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी, है ना, एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी, एपीटी 2.0। चलिए तो अभी हमारा ये आ गया बीओ समरी एसओ समरी डिसकंटिन्यू हो गया था, फिर से इसको रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया। सिस्टम जनरेटेड डीटीआर मस्ट बी साइंड बाय द एपीएम। देखिए जब सिस्टम से डीटीआर जनरेट किया जाता है, ये सवाल पूछा जा सकता है whether the system generated DTR needs to be signed, तो आंसर इज यस, इवन द सिस्टम जनरेटेड डीटीआर जो है इट आल्सो नीड्स टू बी साइंड, इसको भी साइन करने का आवश्यकता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया, बोला कि सब एंड ब्रांच ऑफिसेस एक्सचेंज अकाउंट एंड बीओ बैग रिस्पेक्टिवली विथ देयर अकाउंट ऑफिस डेट, है ना, सब ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस, सब ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस। चलिए एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे एसओ और बीओ, सब ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस एक्सचेंज अकाउंट एंड बीओ बैग रिस्पेक्टिवली विथ देयर अकाउंट ऑफिस। मतलब एसओ का अकाउंट ऑफिस क्या हुआ, एचओ हुआ, पीओ का अकाउंट ऑफिस क्या हुआ, एसओ हुआ, है ना। तो सब ऑफिस जब हमारा पीओ और एसओ के भीतर रहेगा
पीओ जब एसओ को भेजेगा तो क्या भेजेगा? पीओ के द्वारा पीओ के द्वारा एसओ को क्या भेजा जाएगा बताइए? तो कौन सा, ये नहीं, वो बीओ बैग भेजेगा कि अकाउंट बैग भेजेगा? पीओ जो है, देखिए, सब ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस एक्सचेंज अकाउंट बैग एंड बीओ बैग रिस्पेक्टिवली विद देयर अकाउंट ऑफिस। मतलब अकाउंट ऑफिस के साथ जब आप आपका सेंड कर रहे हैं, है ना, तो कौन सा वाला बैग हम भेजेंगे? अकाउंट ऑफिस के पास जब भेजिएगा तो हम लोग अकाउंट बैग भेजेंगे ना। चलिए इधर आपका निकाल लेते हैं। एसओ जब एचओ को भेजेगा तो वो क्या भेजेगा? वो आपका अकाउंट बैग भेजेगा, है ना। सब ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस एक्सचेंज अकाउंट एंड बीओ बैग। चलिए एक मिनट, इसको इधर से हम लोग एक बार निकाल लेते हैं। ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कौन सा वाला? रूल नंबर, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन मोड में डालते हैं। ठीक है, ये वाला मैं आप लोगों को पहले भी बताया हुआ था, कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं, कैसे हम लोग देख सकते हैं। तो हमारा इसको ये फ्री में मिल रहा है। हाँ, चलिए, डेली एक्सचेंज, सब ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिसेस exchanges the BO bag respectively with their account office. Sub office send their account bag to their account office. Branch office send their BO bag to their account office, है ना। क्या बता रहे हैं बताइए एक बार, है ना। तो यहाँ पे हमारा देखिए, इसको कैसे ये बताया गया कि एसओ और एचओ के भीतर, एसओ और एचओ के भीतर जब आपका ट्रांसफर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अकाउंट बैग। एसओ और बीओ के भीतर जब आपका ट्रांसफर होगा, ये होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे बीओ बैग, है ना, याद रहेगा। तो एसओ और एचओ के भीतर जब होगा तो वो हो जाएगा मेरा अकाउंट बैग, और बीओ और एसओ के भीतर जब मेरा कोई बैग का एक्सचेंज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे बीओ बैग। क्लियर है कि नहीं बताइए? एसओ बीओ अकाउंट बैग सेंड टू एचओ। बीओ अगर एचओ के अंडर में रहेगा वो अलग ये है ना। तो हमारा एसओ के साथ एचओ का जो आपका ट्रांसमिशन होगा, एसओ के साथ एचओ का जो ट्रांसमिशन होगा वो क्या होगा? अकाउंट बैग का। यहाँ पे हम लोग इसको ओपन करके भी रखे हुए हैं, रूल नंबर 3। एक्चुअली यहाँ पे आपका कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि ये एरो जो है वो आपको शो नहीं कर रहा है। बेसिक फंडा आपको ये है, इधर मैं आपको नोट कर देता हूँ। ठीक है, दिखाई दे रहा है? अकाउंट बैग किसके किसके भीतर होगा? तो एसओ से एचओ में भेजेंगे अकाउंट बैग, एचओ से एसओ में भेजेंगे अकाउंट बैग, एसओ से बीओ के पास जाएगा बीओ बैग, और बीओ से एसओ के पास जाएगा बीओ बैग। तो एसओ और बीओ के भीतर अगर ट्रांसमिशन होता है, एसओ और बीओ के भीतर अगर ट्रांसमिशन होता है, तो किसका ट्रांसमिशन होगा बताइए? एसओ के साथ बीओ के भीतर कौन सा बैग लेन देन होगा? एसओ के साथ बीओ का बीओ बैग होगा कि अकाउंट बैग होगा? बीओ बैग होगा। और एसओ और एचओ के भीतर जब होगा तो क्या होगा? एसओ और एचओ के भीतर अकाउंट बैग होगा, है ना। बस यही बात आपको यहाँ पे समझाया गया। यहाँ पे थोड़ा एरो डाल लीजिएगा, ये इधर से इधर भी जाता है, इधर से इधर भी जाता है, इधर से इधर भी और इधर से इधर भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या बोला गया? शॉर्ट रिसिप्ट ऑफ वाउचर बाय अकाउंट ऑफिस। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए एक डिपॉजिट हुआ, एक विथड्रॉल हुआ, उसका जो वाउचर है
वो भाउचर बीओ वाला गलती से भेजा नहीं, है ना, या फिर इंटेंशनल या अनइंटेंशनल जो है दोनों हो सकता है, मान लीजिए नहीं भेजा गया, तो बोला गया शॉर्ट रिसिप्ट ऑफ भाउचर बाय अकाउंट ऑफिस। ऐसा केस में क्या होगा, यहां से आपका सवाल पूछता है एग्जाम पे 2 नंबर का, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर। बोला गया इफ ए भाउचर दैट इज रिक्वायर्ड इन सपोर्ट ऑफ एन एंट्री इन एनी सिस्टम जनरेटेड डीटीआर whether to credit or debit of the subordinate office is not received in the account office, sub or branch postmaster as the case may be should be called upon in the next SO slip or BO slip generated in SAP sent to him to submit the required voucher without delay. But the item should be admitted, ये होता है सवाल, the item should be admitted pending the result of the reference in the subordinate office. फंडा क्या हुआ, मान लीजिए एक मेरे पास एक डीटीआर आया, डीटीआर में एसबी का दिखाया जा रहा है कि 12, आपका मान लीजिए 12,000 का डिपॉजिट है, बट वहां पे आप देख रहे हैं कि भाउचर में 10,000 का ही भाउचर आया हुआ है, 2,000 का भाउचर जो है नहीं आया है ना। तो बोला जा रहा है ऐसा केस में पहले, खास करके ये पहले ज्यादा काम आता था कि जब हमारे पास क्या होता था, मान लीजिए हम एसओ में पोस्टिंग करते थे, अब देखे होंगे पहले हम लोग एसओ में पोस्टिंग करते थे, है ना, कि बीओ से जब भाउचर वगैरह आया, डिपॉजिट विड्रॉल वगैरह, तो हम लोग एसओ में उसको फर्दर पोस्टिंग करते थे। अब मान लीजिए 2,000 का भाउचर नहीं आया, अब बताइए वेदर दिस अमाउंट शैल बी एडमिटेड और नॉट, क्या हमको ये अमाउंट एडमिट करना है कि नहीं करना है। 2,000 का भाउचर मिसिंग है, बिल्कुल इसको एडमिट करना है और उनको ओवर फोन हमको बता देना है, और अगले दिन जब हमारा बीओ स्लिप भेजेंगे या एसओ स्लिप भेजेंगे, उस जगह पे मैं लिखित में उनको नोट करके भी भेज दूंगा कि लास्ट जो हमारा आपने डीटीआर भेजा था उसमें ये 2,000 का भाउचर मिसिंग था, उसको तुरंत आपका भेज दीजिए, है ना। आईटी 2.0 में ऑटो एरर जनरेटेड, बिल्कुल आईटी 2.0 में आपका एरर जनरेट होता है, और अभी इस केस में एरर जनरेट का दिया गया है, इस केस में भी दिया गया, और एक आपका आईटी 2.0 में दिया गया है। देखिएगा अगर कभी बैग नहीं मिलता है तो ये, अगर मान लीजिए इस बीओ से एसओ में बैग भेजा जाता है, किसी दिन अगर बैग नहीं भेजा जाएगा, उसका भी एक ऑटो एरर जनरेट होता है जो सब डिविजनल हेड को दिखाएगा, है ना, जो आपका सब डिविजनल हेड को दिखाएगा, और सब डिविजनल हेड को उसको कंफर्म करना रहेगा कि वो बंदा आपका बैग क्यों नहीं भेजा, है ना। तो ये भी एक फंडा यहाँ पे है। तो यहाँ पे मेन फंडा ये हमको याद रखना रहेगा, अगर कोई भाउचर मिसिंग है तो एडमिट करना है कि नहीं, है ना। फंडा यहाँ से यही है, भाउचर मिसिंग टू बी एडमिट, है ना। इस पूरे लाइन का यहाँ से यहाँ तक निचोड़ है, आस्क टू एंड ऑन नेक्स्ट, है ना। अगर कोई भाउचर मिसिंग हो गया, आप उसको एडमिट कर लो और उस बंदे को बोल दो बाबू तुम अगले दिन ना इसको भेज दो, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला कि रिमार्क शुड बी रिटेन इन द डीटीआर ऑफ द नेक्स्ट डे एंड अटेस्टेड बाय द सब अकाउंट पी एंड पोस्टमास्टर, इरेगुलरिटी टू बी नोटेड इन द एरर बुक। बोला काम यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा, काम यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है। अगले दिन जब आप मान लीजिए डीटीआर का एक कॉपी जनरेट करके एसओ से बीओ को भेजा जाता है कि नहीं, जब आज का जो डीटीआर वगैरह रहेगा उसको कल आप एसओ को भेजते हैं कि नहीं, बताइए एक बार। भेजा जाता है ना। मान लीजिए जब ये सारा हुआ अगले दिन हम भेजेंगे, तो उस डीटीआर में भी हम एक एंट्री करके उनको दे देंगे कि पिछले दिन का ये वाला भाउचर जो है मिसिंग है, उसको तुरंत भेजा जाए, है ना। साथ में हमको क्या करना है, एक एरर एंट्री भी हमारे ऑफिस में किया जाएगा, है ना। बिल्कुल स्लिप जो रहेगा बीओ स्लिप या एसओ स्लिप, उस जगह पे भी मैं ये एंट्री करके दे दूंगा। बट यहाँ पे एक्चुअली रूल में अगर हम जाएंगे तो रूल में यही लिखा गया था whenever the voucher is wanting, a remark should be retained by the sub-account assistant on the system generated DTR against the particular missing document and attested by initials both by the sub-account assistant and postmaster of the account office, है ना। तो जो हमारा डीटीआर रहेगा उस दिन का, उस डीटीआर में ये भाउचर पेंडिंग या भाउचर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, ये एंट्री दिखा के, ये लिख के
सब अकाउंट पीए और पोस्ट मास्टर दोनों साइन करेगा, उसको भेज देगा और उसका एक एरर एंट्री भी कर लेगा। ठीक है, एरर एंट्री भी कर लेगा। और जहां पे भी एरर एंट्री करना है, सारा जगह पे याद रखना है कि एरर एंट्री हमेशा ऑल कंसर्न्ड ऑफिशियल को भेजा जाता है ना। जो जैसे मान लीजिए वहां पे जो आईपी रहेगा उसको भेज देंगे, जो सुपरिटेंडेंट रहेगा, डिविजनल हेड रहेगा उनको भेज देंगे, जो बीओ है उनको भेज देंगे, है ना। फिर क्या बोला गया कि वाउचर इज नॉट सबमिटेड इमीडिएटली, द मैटर शैल बी इंटीमेटेड टू द डिविजनल हेड। अब अगर अगले दिन मान लीजिए फिर भी वो वाउचर नहीं भेजा, तो ये मैटर तुरंत हमको डिविजनल हेड और सब डिविजनल हेड को इंटीमेट करना पड़ेगा। क्लियर है? देखिए ये पूरा कंसेप्चुअल ही चीज है। आप सब अकाउंट वाला पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 जब पढ़िएगा, याद रखने वाला चीज इसमें कंपैरेटिवली कम है, ज्यादा इसमें कंसेप्चुअल चीज है है ना। रटने वाला चीज भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। अभी तक आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा है ना? एक बार कंफर्म बताइए, अभी तक दिक्कत नहीं हो रहा है ना? चलिए, किसके किसके घर पे मटन बन रहा है आज? एक बार बताइए तो, किसके किसके घर पे मटन बन रहा है? संडे का दिन है, अभिनव किसी के घर पे नहीं, सब कंजूस मक्खी चूस है। मेरे घर पे ये परितोष जी ठीक ठाक है ना। देवेन जी वेजिटेरियन है, अरे देवेन के घर पे हम फिर नहीं जाएंगे घूमने के लिए। अच्छा शाम को, शाम को नहीं खाना है विश्वकर्मा जी। मटन अगर खाना है ना तो दिन में ही खा लीजिए, शाम को मत खाइए, क्योंकि वो थोड़ा हेवी डाइट होता है ना। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा तो उसको शाम वाम पे मत खाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, अरे ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल 5, इनएडमिसिबल वाउचर सबमिशन। अब देखिए पहला वाला केस क्या हुआ, वाउचर ही नहीं भेजा। अब यहाँ पे बोल रहे वाउचर तो भेजा है बट वो इनएडमिसिबल है। मान लीजिए वहां पे सिग्नेचर का गड़बड़ी है, मान लीजिए वो आपका पढ़ के सही से समझ में नहीं आ रहा है ना कुछ गड़बड़ी है। क्या बोला जा रहा है, इफ ए वाउचर दैट इज रिक्वायर्ड इन सपोर्ट ऑफ एन एंट्री in a system generated daily transaction report is found inadmissible on account of any irregularity in preparation is not duly signed। तो देखिए एक हो गया जैसे साइन मिसिंग हो गया, दूसरा जैसे मान लीजिए हिंदी में सिग्नेचर था इंग्लिश में कर दिया, या फिर बांग्ला में सिग्नेचर था इंग्लिश में कर दिया, है ना। इस प्रकार से अगर कोई केस वगैरह है, ये रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट, या फिर मान लीजिए थंब इम्प्रेशन है और थंब इम्प्रेशन को अटेस्टेड नहीं किया गया, है ना। इस प्रकार से रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट शैल बी कॉल्ड फॉर और द डॉक्यूमेंट इज रिटर्न फॉर रेक्टिफिकेशन विथ एसओ और बीओ स्लिप। तो दो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। नंबर 1, पहले बोला कि रिवाइज डॉक्यूमेंट भेजो, ठीक है, तुम भाउचर पहले जो भेजे थे इसमें गड़बड़ थे, एक दूसरा नया वाला भाउचर बना के भेजो। या फिर मान लीजिए ऐसा केस हुआ अमाउंट में गड़बड़ी, जैसे अमाउंट आपका वर्ड में लिखा हुआ है 5000 और जहां पे आपका फिगर है मतलब डिजिट है तो नंबर है वहां पे लिख दिया गया 50,000, है ना। या फिर मान लीजिए किसी प्रकार का करेक्शन किया गया, तो इस प्रकार के केसेस में बोल सकता है कि रिवाइज डॉक्यूमेंट भेजो। या फिर अगर रेटिफिकेशन का आवश्यकता है, जैसे थंब इम्प्रेशन लिया था बट विटनेस नहीं लिया था, तो रेटिफिकेशन से काम हो जाएगा। तो बोला जा रहा है ऐसा केस में अगर रेटिफिकेशन चाहिए तो उसको भेज दो, अगर रिवाइज वाला मंगवाना है तो तुम मंगवा लो। द रिवाइज डॉक्यूमेंट शैल बी कॉल्ड फॉर और द डॉक्यूमेंट इज रिटर्न फॉर रेक्टिफिकेशन विथ पीओ और एसओ स्लिप। एसओ के केस में एसओ स्लिप, पीओ के केस में बीओ स्लिप ऑन द नेक्स्ट डे। बट द आइटम शुड बी एडमिटेड। यहाँ पे भी देखिए उस आइटम को हमको एडमिट करना है, ऐसा नहीं कि उस आइटम को हम एडमिट नहीं करेंगे, पेंडिंग द रिजल्ट ऑफ द रेफरेंस टू द सबऑर्डिनेट ऑफिस। अगर तुरंत वाउचर नहीं दिया गया फिर डिविजनल हेड और सब डिविजनल हेड को इंटीमेट कर दो। फंडा क्लियर है, इसमें कुछ नहीं हाथी घोड़ा। आगे बढ़ते हैं। अननेसेसरी रेमिटेंस टू बी अवॉइडेड, रूल 6 बताता है अननेसेसरी रेमिटेंस टू बी अवॉइडेड, ठीक है। ये दोनों रूल खाली एक याद कर लीजिएगा कि शॉर्ट रिसीव्ड वाउचर 4 में बताया गया और इनएडमिसिबल वाउचर 5 में बताया गया। सवाल नहीं पूछेगा, 100% गारंटी देते हैं नहीं पूछेगा, बट आपको जानने का जरूरत है ना, कि वाउचर अगर गड़बड़ी है तो क्या कर सकते हैं। तो वो आपका 4 और 5 में बताया गया। आते हैं हम लोग अननेसेसरी रेमिटेंस टू बी अवॉइडेड, ठीक है। क्या बोला जा रहा है,
The unnecessary transmission of cash between the post offices must be carefully guarded against, है ना? तो unnecessary remittance, मुझे पैसे का जरूरत नहीं था, मेरे पास 5 लाख रुपए पहले से पड़ा हुआ था, मैंने कोई इंडेंट नहीं दिया और पोस्ट मास्टर ने फिर से 50,000 या 1 लाख मेरे मेरे ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया, है ना? तो भाई इट इज एन अननेसेसरी ट्रांसमिशन, इस प्रकार का ट्रांसमिशन नहीं करना। All payments including the disbursing of pay shall be made electronically through POSB and bank accounts। जब भी कोई पेमेंट वगैरह करना है तो हमको वो पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली करना है, थ्रू सेविंग्स के थ्रू बैंक अकाउंट के थ्रू, ये सारा हमको करना है। प्रोवाइडेड दैट ए ऑन टाइम रिलैक्सेशन may be granted for payment by other recognized mode in cases of hardship where the regions are fully approved by the head of the department or financial advisor। तो बोला गया कि एक आपका रिलैक्सेशन जो है दिया गया है, इसके द्वारा बाय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर के द्वारा, कि ऐसा अगर केसेस होता है कि जहां पे अनड्यू हार्डशिप होता है ना, कि मान लीजिए ऐसा केसेस हो रहा है जहां पे पेमेंट अगर हम मैनुअल मोड में नहीं करेंगे तो बड़ा ज्यादा प्रॉब्लम का बात आ रहा है, मैटर आ रहा है, तो ऐसा जगह पे परमिशन दिया जा सकता है, बट वो एक्सेप्शनल केसेस में, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पे यूएसबी के माध्यम से और बैंक के माध्यम से ही सारा आपका डिसबर्समेंट वगैरह करना है। Hence, the cash payment through acquittance rule by taking signature of physical copy on affixing the revenue stamps has been discontinued। पहले हम लोग क्या करते थे, आप याद करके देखिए, आप पहले जब ज्वाइन किए थे, पहले जब आप ज्वाइन किए थे जॉब में, हो सकता है 2015-16 या फिर उस वक्त नॉर्मली ज्यादातर लोग जब ज्वाइन किए थे उस टाइम पे भी सैलरी का पहला पेमेंट वगैरह जो होता था, तो उस टाइम पे याद करके देखिए, बहुत लोगों को हम लोग देखे हुए कि मैनुअली आपका पेमेंट किया गया था, रेवेन्यू स्टैंप लगा के 5,000 से ज्यादा जब हो जाता था तो रेवेन्यू स्टैंप लगा के मैनुअल मोड में पेमेंट वगैरह किया जाता था। तो ये प्रोसीड्यूर को अभी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, ये मैनुअल पेमेंट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पे नहीं होगा। ऐसा अगर हो रहा है किसी कारणवश, मान लीजिए 3 महीने से किसी बंदे को सैलरी ही नहीं दिया जा रहा है, पेमेंट वगैरह नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा अनड्यू हार्डशिप उसके ऊपर आ रहा है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फाइनेंशियल एडवाइजर अगर अप्रूव करेंगे, उस केस में मैनुअल पेमेंट वगैरह किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। बिल्कुल 2015 में भी जो लोगों का रिक्रूटमेंट वगैरह हुआ है तो उन लोगों के केस में हम ये देखे हुए हैं, है ना, मेरा ही कुछ दोस्त था। आगे आते हैं, रूल 7, कैश ऑफिस। कैश ऑफिस क्या है? कैश ऑफिस क्या है? तो a cash office is a SO which in addition to performing the ordinary work of SO serve as a depot for cash which supplies to or receives from other sub office। जैसे जैसे मान लीजिए कोई एक पोस्ट ऑफिस है जिसका नाम है ए, जैसे एक पोस्ट ऑफिस है जिसका नाम है ए, वो क्या है, वो एक सब ऑफिस है या फिर एमडीजी है, और वो क्या करता है, पी सी डी ऑफिस को कैश भेजता है, उसका सप्लाई भी करता है, और ये बी सी डी ऑफिस अपना एक्सेस कैश ए ऑफिस को वापस भेजता है। तो ये ए ऑफिस जो है इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कैश ऑफिस। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कैश ऑफिस में भी एसओ और एचओ, है ना, तो आपको याद रखना है एसओ को ही हम कैश ऑफिस बोलेंगे, एचओ को यहाँ पे नहीं लाया जाता, भले ही एचओ तो होता ही है ना, बट नॉर्मली हम यहाँ पे कैश ऑफिस बोल के जिसको आइडेंटिफाई किए हैं वो कोई ना कोई एसओ होगा, है ना। और जो एसओ अपना अपने काम के साथ साथ वो कैश रेमिटेंस का या कैश रिसीविंग का काम भी करेगा। Ordinarily, every SO situated at a treasury station or having transaction with bank will be required to act as a cash office, but the superintendent's sanction is required in each case। तो ये इंपॉर्टेंट आ गया यहाँ पे, क्या इंपॉर्टेंट आ गया, नॉर्मली कैश ऑफिस कहाँ पे बनेगा, तो जो एसओ किसी ट्रेजरी के स्टेशन पे, जहां पे कोई ट्रेजरी या सब ट्रेजरी है ना, तो ट्रेजरी जहां पे रहेगा वहां पे, या फिर जिसको बैंक के साथ लिंक अप किया गया, है ना, जिसको बैंक के साथ लिंक अप किया गया, तो वो एज ए कैश ऑफिस काम कर सकता है। बट ऐसा नहीं कि वो खुद से काम करेगा, इसके लिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस जो रहेगा उनका सैंक्शन जो है मैंडेटरी है ना, उनका सैंक्शन जो है मैंडेटरी है, ये हमको याद रखना रहेगा। HO may also order any SO that is not a regularly constituted cash office
to supply fund to or received cash from another ASO whether where both the ASOs are in account of the same HO or not. फंडा क्या हुआ देखिए, ये एक और बात बताया गया, बोला गया रेगुलर बेसिस पे कौन सा ऑफिस किसके अंडर में रहेगा, कैश ऑफिस बनेगा, ये ऑर्डर कौन इशू करेगा, सुपरिटेंडेंट करेगा। पर अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस होता है, मान लीजिए कोई एचओ के अंडर में और एक एसओ है, एक एसओ यहाँ पे एक एसओ है, अब इस एसओ को कैश भेजने का आवश्यकता है और इस एसओ को कैश का जरूरत है और ये एसओ 2 के भीतर मान लीजिए 2 किलोमीटर का ही दूरी है ना, अब या फिर 3 किलोमीटर का दूरी है। अब क्या हुआ, एचओ जो है एक्सेप्शनल केसेस में एक दूसरा एसओ को भी परमिट कर सकता है कैश रिसीव करने के लिए, कैश रिमिट करने के लिए। तो ऐसा जगह पे ये भी हो सकता है एसओ 1 जो है एसओ 2 को कैश भेज देगा। क्लियर है, तो ये बात यहाँ पे बताया गया, बट दिस इज नॉट ए रेगुलर मेजर, दिस इज इन एक्सेप्शनल केसेस, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, बट ऑप्शन इज देयर, प्रोविजन इज देयर, है ना, कि एक एसओ दूसरे एसओ को पैसा भेजे। बट ऐसा केसेस अगर होगा, द मैटर शैल बी रिपोर्टेड टू द सुपरिटेंडेंट, है ना, द मैटर शैल बी रिपोर्टेड टू द सुपरिटेंडेंट। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि दोनों एसओ को एक एचओ के अंडर में ही रहना पड़ेगा, वेदर बोथ द एसओज आर इन अकाउंट विद सेम एचओ और नॉट। अगर दूसरे एचओ के अंडर में भी एक एसओ आ रहा है तो उनके साथ भी ट्रांसमिशन करने का प्रावधान है एज पर रूल, बट द मैटर शैल बी रिपोर्टेड टू सुपरिटेंडेंट। क्लियर है, आगे क्या बोला गया, बोला कि the role to be assigned in IM portal and change shall be made in CSI using the code ZFWF। अब यहाँ पे जो रोल असाइन किया गया था कि मान लीजिए एक केसो दूसरे केसों से कैश आपका रिसीव कर पाएगा, ले पाएगा, उसके लिए यहाँ पे रोल असाइन करने का आवश्यकता है, जिसके बारे में बोला गया कौन सा टिकोड रहेगा, तो ZFWF ये टिकोड रहेगा। चलिए एक बार हम लोग ओरिजिनल से भी देख लेते हैं। देखिए, इन केस ऑफ एक्सीजेंसीज द सुपरिटेंडेंट विल असाइन द अबव एंड बिलो रोल्स टू द एसपीएम ऑफ दोस एसओज इन आईएम पोर्टल। अब एक एसओ दूसरे एसओ को जब पैसा भेजेगा, ऐसे नहीं कि भाई फट से भेज देगा, सुपरिटेंडेंट इसके लिए ऑथोराइज करेगा। इन केस ऑफ एक्सीजेंसीज superintendent will assign the above and below roles to SPM of these SOs through IM portal. Cash office and SO will be mapped to it and change it in system by invoking ZFWF। तो ZFWF टिकोड के माध्यम से ये वाला पावर रूल असाइन जो है किया जा सकता है। याद रहेगा, अच्छा चीज है कि नहीं बताइए। कितने लोग पहले से जानते थे, कितने लोग पहले से जानते थे? जो लोग नहीं जानते थे एक बार नो कर दीजिए। तो ट्रेजरी वर्क किया था, अच्छा चलिए जान, ये सब जानता है, खाली हम ही बुड़बक निकल गए, है ना। चलिए कोई नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा चलिए, कुछ एक दो जन तो मिला जो नहीं जानते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 में क्या बोला गया, बोला कि चेक ऑफ रेमिटेंस बिटवीन द अकाउंट ऑफिस एंड इट्स सबऑर्डिनेट ऑफिस, है ना। तो रेमिटेंस जो हो रहा है किसी अकाउंट ऑफिस के साथ सबऑर्डिनेट ऑफिस का, एचओ से एसओ, एसओ से एचओ, है ना, बीओ से एसओ और एसओ से बीओ, तो ये जो रेमिटेंस होता है इसके लिए कौन सा टिकोड यूज किया जाता है बताइए, कैश भेजने के लिए, कैश रेमिटेंस के लिए। कोई बात नहीं मनीषा जी, नया चीज जानना जो है ये, इसके प्रति इंटरेस्ट हमेशा होना चाहिए और कभी ना कभी तो जान ही लेंगे जब जरूरत होगा। ZFF 350, है ना, इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, रेमिटेंस करते हैं। बिल्कुल, क्या बोला जा रहा है, द पोस्ट मास्टर मस्ट सी दैट the procedure prescribed in rules regarding the receipt and dispatch of remittance is thoroughly understood and systematically followed by the treasurer and sub account PA, है ना। फंडा क्या है देखिए, जब भी कैश रेमिटेंस होता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही दो व्यक्ति का होता है, एक होता है ट्रेजरर का, एक होता है सब अकाउंट असिस्टेंट, है ना। जब भी कोई आपका रेमिटेंस का मैटर आता है तो ट्रेजरर और सब अकाउंट असिस्टेंट का रोल आता है। तो बोला जा रहा है पोस्ट मास्टर मस्ट इंश्योर, मस्ट सी, ये दोनों बंदा जो है
ये प्रोसीड्योर रेमिटेंस का, डिस्पैच का, रिसीप का, ये इनको क्लियर है कि नहीं, ये पोस्ट मास्टर का ड्यूटी है टू इंश्योर कि ये इनको आइडिया है या नहीं। The cash transfer to other offices should invariably be done through workflow only and not by voucher posting. तो जब कैश ट्रांसफर करेंगे हम किसी भी ऑफिस में, उसमें जो एक्चुअल वर्क फ्लो है सिस्टम पे थ्रू जेडएफए B50 उसी के माध्यम से हम करेंगे। नेवर इट विल बी कंडक्टेड नेवर बाय वाउचर पोस्टिंग, वाउचर पोस्टिंग के माध्यम से कभी भी नहीं किया जाएगा। कैश रिसीव्ड थ्रू वर्क फ्लो should also be acknowledged by the received office on receipt of the cash. एक्नॉलेजमेंट कब होगा? तो जब कैश आपको रिसीव होगा उसके बाद ही इसी वर्क फ्लो में आपको उसको एक्नॉलेज करना रहेगा। ट्रेजरर शैल चेक द कैश इन ट्रांजिट, ट्रेजरर को कैश इन ट्रांजिट चेक करना रहेगा थ्रू द टिकोड जेडएफबी L3N ऑफ ऑल सच ऑफिसेस मैप टू द एचओ, है ना। तो एचओ में जो ट्रेजरर बैठा हुआ रहेगा, एसओ के केस में एसओ का ट्रेजरर जो रहेंगे, है ना, तो जितना भी ऑफिस को वो पैसा भेजेगा या जहां से मिल रहा है तो उनको क्या करना रहेगा, कैश इन ट्रांजिट चेक करना रहेगा। कैश इन ट्रांजिट चेक करने के लिए टिकोड क्या है, ZFB L3N, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद कर लीजिए, आईपी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जा सकता है। और जेडएफबी L3N के माध्यम से हम एक और काम करते हैं इंपॉर्टेंट, कैश इन ट्रांजिट तो चेक ही कर सकते हैं, इसके साथ क्या बोला जाता है, जेडएफबी L3N में एक्चुअली हम क्या जनरेट करते हैं, जेडएफबी L3N के माध्यम से एक्चुअली हम क्या जनरेट करते हैं, बताइए फटाफट से। जेडएफबी L3N, वेरी गुड सीताराम जी, परितोष जी, सुमन, है ना, ये आपका क्या है, टीसीबी जनरेट करते हैं, ट्रेजरर कैश बुक। हम यहाँ पे ट्रेजरर कैश बुक जनरेट करते हैं। टीसीबी का फॉर्म नंबर क्या था, फटाफट से बताइए, टीसीबी का फॉर्म नंबर क्या था, ट्रेजरर कैश बुक का फॉर्म नंबर क्या था, SCG2, बाकी लोग SCG2, वेरी गुड, है ना। तो ट्रेजरर कैश बुक जो है वो हम यहाँ पे जनरेट करते हैं और उसके माध्यम से देख सकते हैं, है ना। चलिए, और इसके साथ आपको कुछ जीएल कोड भी याद रखना रहेगा। और कैश इन ट्रांजिट चेक करने के लिए देखिए और एक प्रोसेस भी यहाँ पे आपका दिया गया कि टिक कोड आप यूज कर सकते हैं, कौन सा वाला, FAGLL03, FAGLL03, ये आपका कैश इन ट्रांजिट जो, अच्छा चेक इन ट्रांजिट यहाँ पे दिया गया, चेक इन ट्रांजिट आपका 13 में आता है ना, चेक इन ट्रांजिट जो है आपका 13 में आता है, कैश इन ट्रांजिट जो है आपका 10 में आता है। टिको आपका कैश इन ट्रांजिट देखने के लिए और एक टिकोड यहाँ पे दिया गया, वो क्या है, FAGLL03, तो ये भी आपको याद रखना है, कैश इन ट्रांजिट देखने के लिए हम FAGLL03 का भी यूज कर सकते हैं, चेक इन ट्रांजिट देखने के लिए FAGLL03 का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आता है रूल 9, सबसे खतरनाक इंपॉर्टेंट रूल है इस चैप्टर का, और इसका रूल नंबर भी आप याद कर लीजिए, सवाल पूछ सकता है कि लिमिट ऑफ रेमिटेंस कौन सा रूल पे बताया गया, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का, बताइए फटाफट से, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 का रूल नंबर कौन सा में बताया गया लिमिट ऑफ रेमिटेंस के बारे में, रूल 9 पे, है ना, रूल 9 पे। इससे ज्यादा भेजना उचित नहीं है, रेमिटेंस के लिमिट जितना दिया हुआ है इससे ज्यादा उचित 9 मतलब 9, है ना, इससे ज्यादा रेमिटेंस आप कर नहीं सकते हैं, रूल 9 में इसके बारे में बताया गया। और यहां से मैं गारंटी देता हूं आपको 2 नंबर इस रूल से ही मिलेगा, अगर आप आईपी एग्जाम दे रहे हैं तो 2 नंबर इस रूल से ही मिलेगा, पूरा याद कर लेना है। क्या क्या है हम लोग एक बार देख लेते हैं। बोला कि लूज कैश थ्रू डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय, एक डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय रहेगा, मैक्सिमम 5 लाख भेज पाइए। एक डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय के साथ दूसरा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय रहेगा तो 5 प्लस 5 10 लाख आप भेज पाइए। डिपार्टमेंटल MMS मेल मोटर सर्विस, जिसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS रहेगा, ड्राइवर रहेगा, है ना, जो आपका कैश और कैशबैक, कैश को कैश बैग में डाल के इनक्लोज करके कन्वे करता है, उनके लिए बोला गया ₹20 लाख आपका लिमिट है। तो डिपार्टमेंटल MMS जिसमें MTS रहेगा, ड्राइवर रहेगा, डिपार्टमेंटल MMS जिसमें MTS रहेगा, ड्राइवर रहेगा, कैश हम कैश बैग में कन्वे करते हैं तो 20 लाख का लिमिट हो जाएगा। हायर्ड MMS with MTS and driver for conveyance with cash in cashback, देखिए डिपार्टमेंटल वाला में 20 लाख था, हायर्ड MMS में 5 लाख है, डिपार्टमेंटल MMS में आपका 20 लाख था, हायर्ड MMS में 5 लाख है।
hired MMS with MTS and driver for conveyance of cash in cash bag enclosed in account bag outside the city limit. ये विद इन द सिटी लिमिट था तो आपका 5 लाख था, जब आउटसाइड सिटी लिमिट हो गया तो ये आपका 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, कैश बैग इनक्लोज्ड इन अकाउंट बैग थ्रू आरएमएस सेक्शन और रेलवेज, कैश बैग को अकाउंट बैग के भीतर डाल दिया गया, आरएमएस के सेक्शन के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से भेजा जा रहा है, तो मैक्सिमम 2 लाख भेज पाइएगा। अकाउंट बैग हैंडेड ओवर टू कैरियर इन वेमेंट सिस्टम और रोड ट्रांसपोर्ट, ये आपका 40,000। वेमेंट सिस्टम क्या होता है, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 में हम लोग देखेंगे कि रेलवे के माध्यम से भी हम लोग सर्टेन बैग भेज पाते हैं, जहां पे हमारा कोई स्टाफ वगैरह नहीं रहेगा, हमारा गार्ड के पास हैंडओवर कर दिया जाएगा और वो गार्ड दूसरे जगह पे गार्ड तक पहुंचा देगा और दूसरे जगह का जो गार्ड रहेगा उनसे हम उस सामान को ले लेते हैं। साल में 2 बार उसका वजन किया जाता है। कौन सा डेट एग्जैक्ट हमको याद नहीं आ रहा है, कोई बता पाइएगा? विंगमैन सिस्टम में आपका 2 बार वजन किया जाता है। नहीं, सब ऑफिस मिला के ये लिमिट है ना। मान लीजिए जो लेके जा रहा है वो सारा मिला के, और यहाँ पे आगे आपका आएगा अंडर आर्म्स कोर्ट। जैसे नॉर्मली हम लोगों को अगर कैश ऑफिस वगैरह भेजता है पैसा तो उसके साथ पुलिस रहता है, आर्म्स कोर्ट मतलब हो गया विथ पुलिस, है ना, विथ पुलिस। तो जहां पे पुलिस के साथ हम लेके जा रहे हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, तो बोला गया नो लिमिट। तो अगर आप पुलिस को लेके जा रहे हैं तो वहां पे नो लिमिट आपका दिया गया। जीडीएस के माध्यम से ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम, डाक सेवक, ये 1 लाख को ही लेके जा पाएगा। अगर एक के साथ दूसरा जीडीएस है तो 2 लाख लेके जा पाएगा, है ना। जैसे डिपार्टमेंटल के केस में देखे, एक डिपार्टमेंटल 5 लाख, 2 डिपार्टमेंटल 10 लाख, एक जीडीएस 1 लाख, 2 जीडीएस 2 लाख। क्लियर है। आर्म्ड स्क्वाड रहेगा तो नो लिमिट हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से विंगमैन सिस्टम के माध्यम से 40,000, आरएमएस के माध्यम से 2 लाख, सिटी के बाहर अगर हो जाएगा हायर्ड एमएमएस के माध्यम से तो 2 लाख, सिटी के भीतर हायर्ड एमएमएस के माध्यम से 5 लाख, सिटी के भीतर आपका डिपार्टमेंटल एमएमएस के माध्यम से एमटीएस रहेगा, ड्राइवर रहेगा, डिपार्टमेंटल एमएमएस रहेगा, कैश बैक के भीतर हम भेज रहे हैं तो 20 लाख, है ना। तो ये लिमिट आपको पूरा मतलब याद हो जाना चाहिए। जब आपको सो रहे हैं रात में, अगर आपका बीबी आपको जगा के पूछ लिया कि बताओ विंगमैन सिस्टम के माध्यम से कितना है, कितना हो जाएगा, आंसर बताइए, उसमें भी आपको जवाब याद रखना रहेगा। कभी कभी होता है ना रात पे घर पे देखिएगा, जब खास करके झगड़ा होता है तो बीबी लोग रात में सोने नहीं देती है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, उठा उठा के पहले पूछेगा बताओ इसका जवाब क्या है, और पहले सोने देगी, जब सो गए आप फिर उठा के पूछेगी बताओ इसका जवाब क्या है ना। ताकि क्योंकि नींद के समय पे लोग जैसे नशा में आपका सही जवाब दे देता है ना, तो नींद के समय पे भी लोग सही जवाब दे देता है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है कि आपको पहले सोने देगा और जब आप सो जाइएगा फिर उठा के जवाब पूछेगा, है ना। तो 40,000 बिल्कुल, तो उस टाइम पे भी आपको दिमाग में आना चाहिए। अब बताइए डिपार्टमेंटल एमएमएस के माध्यम से कोई दिन आपका डिपार्टमेंटल एमएमएस के माध्यम से एमटीएस रहेगा, ड्राइवर रहेगा, कितना था लिमिट, डिपार्टमेंटल एमएमएस, एमटीएस रहेगा, ड्राइवर रहेगा, बस विदाउट पुलिस वो था 20 लाख हो गया, है ना। डिपार्टमेंटल एमएमएस हो जो भी हो विथ पुलिस प्रोटेक्शन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, नो लिमिट हो जाएगा, है ना। विथ पुलिस प्रोटेक्शन तो नो लिमिट हो जाएगा। जीडीएस के माध्यम से कितना भेज सकते हैं बताइए, जीडीएस के माध्यम से 1 लाख हो जाएगा, जीडीएस के माध्यम से 1 लाख हो जाएगा। अगर 2 जीडीएस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 जीडीएस 2 लाख हो जाएगा। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय कितना लेके जा पाएगा, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय 5 लाख लेके जा पाएगा। 2 डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हो गया तो 10 लाख लेके जा पाएगा। बस यही हमको याद रखना है यहाँ से, है ना। अच्छा बताइए आरएमएस के माध्यम से कितना भेज पाइएगा, आरएमएस के माध्यम से 2 लाख भेज, आरएमएस में 2 लाख भाई पदय जी, आरएमएस में 2 लाख है, विंगमैन सिस्टम के माध्यम से जब भेजिएगा उसमें 40,000 है, ठीक है। तो याद रखना है इसको। आगे बताते हैं हम लोग, आगे क्या बोला गया, बोला गया द प्रपोज्ड लिमिट आर मैक्सिमम लिमिट and this can be curtailed by the head of circle on the basis of discussion with local police authorities depending upon the law and order situation of that particular place। तो यहाँ पे जो लिमिट हमने देखा ना, ये मैक्सिमम लिमिट है। हेड ऑफ सर्किल अगर चाहता है लोकल पुलिस के साथ डिस्कस करते हुए इस अमाउंट को कर्टेल भी कर सकते। इंक्रीज्ड लाइन लिमिट शैल बी रिव्यूड आफ्टर एवरी 1 year and
दिस रिव्यू विल इंक्लूड द एस्पेक्ट्स ऑफ एडिक्वेसी ऑफ द रिवाइज्ड लिमिट। तो हर साल में एक्चुअली ये लिमिट जो है, लाइन लिमिट जो है, रिव्यू होने का आवश्यकता है कि यहाँ पे कुछ बढ़ने का, बढ़ाने का जरूरत है या नहीं। फिर the above line limits will also apply to HR or SRO of RMS offices as well as branch office। तो ये जो लिमिट दिया गया ये आपका आरएमएस के केस में भी एप्लीकेबल होगा, आपको ब्रांच ऑफिसर्स के केस में भी एप्लीकेबल होगा। रेमिटेंस एट नाइट ऑन फुट लाइन शुड बी ऑथोराइज्ड बाय हेड ऑफ सर्कल। अब रात में अगर कहीं पे आपका ट्रांसमिशन करना है और वहां पे बाई फुट बंदा जो है जाता है, तो ये आपका हेड ऑफ सर्कल के द्वारा ऑथोराइज किया जाएगा कि कितना पैसा लेके वो जा सकता है। नाइट का मतलब क्या होता है, तो ये सवाल पूछा जाता है। नाइट का मतलब शाम का 7 बजे से लेके सुबह का 5 बजे तक इन समर, और विंटर के टाइम पे शाम का 6:30 बजे से लेके सुबह का 6 बजे तक इन विंटर, है ना। तो नाइट रेमिटेंस जो है ऑथोराइज कौन करेगा, हेड ऑफ सर्कल करेगा। नाइट रेमिटेंस में नाइट का मतलब क्या है, शाम का 7 से लेके सुबह का 5 बजे तक गर्मी के समय पे, और शाम का 6:30 बजे से लेके सुबह का 6 बजे तक विंटर के टाइम। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कोई दिक्कत नहीं है। पानी पीना है किसी को, पानी वानी पीना है या आगे बढ़े। एक बार बता दीजिए, पानी वानी पीने का जरूरत है कि नहीं। प्रोसीड। बिल्कुल, चलिए, थैंक यू अभिजीत जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिल्कुल। रूल 10 ये हमको क्या बताता है, ये हमको बताता है रेगुलेशन ऑफ फंड्स ऑफ सब ऑफिसेस। रेगुलेशन ऑफ फंड्स ऑफ सब ऑफिसेस क्या बोला गया, बोला कि one of the most important duties of the head postmaster is to make satisfactory arrangement to provide his sub-offices with fund and relieve them of collections in excess of their authorized maximum balance। तो ये किसका ड्यूटी है कि एसओ को समय पे पैसा मिले और एसओ से समय पे पैसा वापस भी लिया जाए। तो बोला गया इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटीज ऑफ द हेड पोस्ट मास्टर टू मेक सेटिस्फैक्टरी अरेंजमेंट सो दैट जब जरूरत पड़ेगा we may provide fund to sub office and whenever it is required we may collect the excess fund from the excess fund then the maximum balance, है ना। जब एक्सेस हो जाएगा तो हमको वापस ले लेना है और जब कम हो जाएगा तो हमको दे देना है। ये पोस्ट मास्टर का काम। बोला कि जनरली दो प्रकार का एसओ होता है। कौन सा एसओ सिचुएटेड एट ट्रेजरी और बैंक स्टेशन एंड अदर देन दिस। तो कुछ एसओ ऐसा होता है जो जहां पे ट्रेजरी है वहां पे सिचुएटेड है, जहां पे बैंक स्टेशन है उसके साथ लिंक अप है। तो इस एसओ को पैसा भेजने का आवश्यकता हमको नहीं है जनरल सर्कमस्टेंसेस पे। सेल्फ अरेंजमेंट ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ सुपरिटेंडेंट। तो ये एसओ के लिए सुपरिटेंडेंट का इंस्ट्रक्शन है कि कहां से पैसा लेगा, कहां पे पैसा देगा, क्या करेगा, सुपरिटेंडेंट का इंस्ट्रक्शन है तो ये वही करेगा। बट अदर देन दीज ऑफिसेस के केस में अरेंजमेंट मेड बाय सुपरिटेंडेंट टू एचओ और कैश ऑफिस, इसको छोड़ के जो दूसरा प्रकार का ऑफिस रहेगा उसके लिए सुपरिटेंडेंट के ऑर्डर अनुसार इधर एचओ से अरेंजमेंट होगा या फिर किसी दूसरे कैश ऑफिस से उसका अरेंजमेंट होगा। If the requisition for cash is received from SO, which ordinarily receives from public or other sources more money than it pays away, the requisition should not be complied with unless the cash balance has fall below minimum। फंडा क्या हुआ, बोला गया मान लीजिए हम एचओ में है या फिर एसओ में है, कैश ऑफिस में है, और हमारे पास एक एसओ से पैसा का रिक्वेस्ट आया, एक एसओ से पैसा का रिक्वेस्ट आया। कौन सा वाला एसओ, तो बोला ऐसा कोई एसओ जहां पे पब्लिक ज्यादा पैसा जमा करता है, मतलब डिपॉजिट ज्यादा होता है, विथड्रॉल कम होता है। इन सच ए ऑफिस which ordinarily receives from the public and other sources more money than it actually pays, है ना। ऐसा ऑफिस जिसके पास पब्लिक से ज्यादा पैसा आपका डिपॉजिट होता है, पेमेंट कम होता है, ऐसा जगह पे हमको तब तक उनको पैसा नहीं देना है जब तक उनके पास जो पैसा है वो मिनिमम से नीचे ना आ जाए। क्लियर है, ऐसा ऑफिस में पैसा अगर मिनिमम से नीचे नहीं आ जाता है तो पेमेंट आपको नहीं करना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। रूल 11 प्रोविजन ऑफ फंड्स फॉर एसओ। क्या बोला गया, बोला कि एसओ इज ऑर्डिनरीली प्रोवाइडेड विथ फंड्स
इन ऑन और अदर ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो कोई भी सब ऑफिस जो है, नीचे दिया गया ये जो 1 2 3 प्रोसीड्योर है, इसके भीतर किसी एक या फिर एक से ज्यादा प्रोसीड्योर के माध्यम से उनको ऑर्डिनरी पैसा वैसा दिया जाता है। क्या क्या? नंबर 1, बाय ड्रॉइंग फ्रॉम ट्रेजरी और बैंक इन केस ऑफ एसोज सिचुएटेड एट द ट्रेजरी और बैंक स्टेशन। ट्रेजरी और बैंक स्टेशन पे जो रहेगा उनको ट्रेजरी से या बैंक से ही वो ड्रॉ कर लेता है। रेमिटेंस फ्रॉम अदर सब ऑफिस, ऐसा हो सकता है कि मेरा ए ऑफिस है और बी ऑफिस है मेरा कैश ऑफिस, तो बी ऑफिस से मेरे पास आता है। दूसरा क्या हो सकता है कि हेड ऑफिस से रेमिटेंस, है ना, कि हमको हेड ऑफिस से रेमिटेंस मिलता है। तो ये तीन के भीतर किसी एक या एक से ज्यादा प्रोसीड्यूर के माध्यम से एसओ को ओरिजिनली पैसा मिलता है। इन एक्सेप्शनल केसेस एसओ मे बी प्रोवाइड विद फंड्स बाय रेमिटेंस फ्रॉम ए एचओ अदर देन इट्स एचओ ऑफ अकाउंट। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पे इस एसओ को जिस एचओ के अंडर में प्लेस किया गया वहां से ही मिलेगा, बट प्रोविजन इज देयर इन एक्सेप्शनल केसेस, उनका अपना एचओ छोड़ के दूसरा एचओ से भी उनको पैसा भिजवाया जा सकता है विथ द ऑथराइजेशन विद द सैंक्शन ऑफ डिविजनल हेड। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फंड। क्या बोला गया? बोला कि एसओ में डिस्पोज ऑफ इट्स सरप्लस फंड इन ऑन और अदर ऑफ द फॉलोइंग वे। सरप्लस फंड यहाँ पे भी सेम है भाई, ट्रेजरी या बैंक के पास भेजो, एसओ के पास भेजो, एचओ के पास भेजो, एक्सेप्शनल केस में दूसरे एचओ के पास भेजो, कोई खास इसमें नहीं, सेम एज बिफोर। लास्ट वाला जो देखे सेम यहाँ पे। फाइनल पॉइंट क्या बताया गया? बोला कि नो रेमिटेंस ऑफ सरप्लस फंड विल बी मेड टू ए एचओ और एसओ इन केस द सेम इज ड्यू टू बी received by the HO or SO on Sunday। एक मिनट प्लीज वेट करिए, एक मिनट प्लीज वेट करिए, चार्ज खत्म हो रहा है इसका। नो रेमिटेंस दिखाई दे रहा है ना? थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ा जाए, एक बार कंफर्म करिए। क्या बोला गया यहाँ पे? No remittance of surplus fund will be made to HO or SO in case the same is due to be received in the HO or SO on Sunday और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज, है ना। तो बोला गया ऐसा केसेस आपको कभी भी नहीं करना है, ऐसा केसेस में रेमिटेंस आपको कभी भी नहीं करना है। यहाँ पे आप रेमिटेंस अगर करिएगा, वो रेमिटेंस का अमाउंट जो है, जो एसओ या एचओ से आपका कैश का लेन देन होता है, उनके पास संडे में या फिर पोस्टल हॉलीडे जो रहेगा उसमें जाके पहुंचने वाला है ना। अगर मान लीजिए आपने शनिवार के दिन भेजे, शनिवार के रात में जाके वो आपके एचओ एसओ में पहुंच रहा है तो ठीक है, इट इज ओके। बट अगर ऐसा है कि मान लीजिए आप आज भेजिएगा तो संडे में जाके पहुंचने वाला है, तो ऐसा जगह पे आपको सरप्लस फंड का रेमिटेंस नहीं करना। ठीक है, आगे क्या बताया गया? रेमिटेंस बिटवीन एसोज अंडर सेम एज, रेमिटेंस बिटवीन एसोज अंडर सेम एज। तो बोला गया कैश ट्रांसफर टू बी डन थ्रू सैप ओनली, नॉट थ्रू वाउचर पोस्टिंग, है ना। तो हम कैश ट्रांसफर जो है सैप के माध्यम से करेंगे, वाउचर पोस्टिंग के माध्यम से नहीं करेंगे। कैश रिसीव्ड थ्रू वर्क फ्लो शुड बी एक्नॉलेज्ड बाय द रिसीवर ऑफिस ऑन रिसिप्ट ऑफ द कैश। ये भी फंडा क्लियर है कि जो रिसीवर ऑफिस है जब उसको कैश मिल जाएगा उसके बाद वो एक्नॉलेज करेगा। द ऑफिस रिक्वेस्टिंग कैश शुड नोट द डॉक्यूमेंट नंबर इन द रिक्वेस्टिंग डॉक्यूमेंट और लेटर, है ना। तो जो ऑफिस आपका कैश रिक्वेस्ट करेगा, द ऑफिस रिक्वेस्टिंग कैश शुड नोट द डॉक्यूमेंट नंबर इन द रिक्वेस्टिंग डॉक्यूमेंट और लेटर। तो जैसे मान लीजिए एक ऑफिस से, एक एसओ से एचओ के पास कैश का रिक्वेस्ट किया जा रहा है और एसओ वाला ने अपना जेडीएफ 50 लगाया और अपना डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हुआ, तो जब वो रिक्वेस्ट भेजेगा उस डॉक्यूमेंट में वो क्या करेगा, ये नंबर नोट कर देगा कि रिक्वेस्ट नंबर मेरा ये है। While accepting the cash from cash office at the receiver end, the document should be posted in cash received option in JDFA V50 to avoid आठ cash साल in लगेंगे। transit। किसी का अनम्यूट है भाई, म्यूट कर लीजिए, कुछ बोलना है किसी को?
था म्यूट, चलिए म्यूट कर लिया होगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोला गया यहाँ पे कि जब हमारे पास कैश ऑफिस से पैसा रिसीव होगा तो हम उसको रिसीव करेंगे। कहाँ पे रिसीव करेंगे? जेडीएफए B15 में जाके कैश रिसीव्ड ऑप्शन में हम उसको रिसीव करेंगे, क्योंकि अगर हम ये नहीं करते हैं तो ये पैसा मेरा कैश इन ट्रांजिट में शो करेगा। ये बात को याद रखना है ना। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ अकाउंट बैग? अकाउंट बैग का कंटेंट क्या होगा? अकाउंट बैग का कंटेंट क्या होगा? क्या बोला जा रहा है? द अकाउंट बैग सेंड बाय एचओ टू इट्स एसओ और सबऑर्डिनेट ऑफिस मस्ट कंटेन एसओ स्लिप एंड मे कंटेन ए कैश बैग कंटेनिंग कैश, पोस्टेज स्टैम्प्स, है ना, आपका IPOs, passbook, SB warrant of payment, and any other document detailed in SO slip. The SO slip received from SOs should be signed and date stamped and filed in monthly bundle. तो कंटेंट ऑफ अकाउंट बैग जब हम लोग देखे हैं कि मान लीजिए एसओ से एचओ से एसओ के पास हम लोग अकाउंट बैग भेज रहे थे, या फिर एसओ से एचओ के पास अकाउंट बैग मेरा जा रहा था, तो जब एसओ से एचओ से एसओ के पास मेरा अकाउंट बैग जाएगा, वहां पे इट मस्ट कंटेन, रहेगा ही रहेगा, क्या रहेगा? एसओ स्लिप, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे हम लोग जाएंगे, कंटेंट ऑफ बीओ बैग भी हम लोग देखेंगे। तो बहुत लोग क्या करता है, एसपीएम लोग या फिर एचओ से आपका एसओ स्लिप या बीओ स्लिप नहीं भेजा जाता है। तो बोला जा रहा है इट इज मैंडेटरी दैट द अकाउंट बैग ऑफ हेड ऑफिस, अकाउंट बैग जो रहेगा हेड ऑफिस से निकलेगा उसमें एसओ स्लिप रहेगा ही रहेगा, और साथ में क्या रह सकता है? कैश बैग रह सकता है, जिसमें डिफरेंट प्रकार का पोस्टेज स्टैम्प जो रह सकता है, रेवेन्यू स्टैम्प अगर मान लीजिए भेजा जाएगा वो रहेगा, आईपीओ रहेगा, पासबुक रहेगा, एसबी वारंट ऑफ पेमेंट रहेगा, है ना, एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट डिटेल्ड इन एसओ स्लिप। एसओ स्लिप में जो डॉक्यूमेंट का डिटेल्स दिया हुआ है वो भेजा जाएगा। एसओ स्लिप जब हमारे पास एसओ में आएगा, द एसओ स्लिप रिसीव्ड बाय एसओ should be signed and date stamped, should be signed, date stamped and filed in monthly bundle। आने के बाद हम उसको उसमें साइन किया जाएगा, डेट स्टैंप लगाया जाएगा और मंथली बंडल बना के रखा जाएगा। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, एसओ स्लिप रिसिप्ट एज एसओस आर साइंड, स्टैम्प्ड एंड देन फाइल्ड इन, ऑप्शन ए ईयरली बंडल, ऑप्शन बी मंथली बंडल, ऑप्शन सी डेली बंडल, है ना। तो हमको याद रखना है ये मंथली बंडल के माध्यम से इसको रखा जाएगा, है ना। आगे और क्या क्या बोला गया? देखिए एसओ स्लिप मस्ट बी सेंड एवरी डे, यहां तक क्लियर है ना? अगर कोई डाउट रहेगा पूछ लीजिएगा। चलिए, बोला गया एसओ स्लिप मस्ट बी सेंड एवरी डे बाय द एचओ टू ईच ऑफ इट्स एसओ इनक्लोज्ड इन द अकाउंट बैग। तो एसओ स्लिप को जब हम भेजेंगे वो एचओ के द्वारा एसओ को भेजा जाता है और इसको अकाउंट बैग के भीतर इनक्लोज करके भेजा जाता है। The ESO slip is intended for the following entries। ESO slip में क्या क्या एंट्री मैंडेटरी रहेगा? तो बोला गया अमाउंट with details of cash sent to HO, है ना, अमाउंट with details of cash sent to HO। अब एसओ, अगर एचओ से हम एसओ में कोई पैसा भेजे हैं उसका अमाउंट का डिटेल्स इसमें रहेगा। पार्टिकुलर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, सीरियल नंबर, वैल्यू ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर सेंड टू द एसओ, अगर उस एसओ में हम किसी पोस्टल ऑर्डर वगैरह सेंड किए वो रहेगा। अगर कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन देना है, जैसे मान लीजिए इतना तारीख को आपका डाक मेला होने वाला है ना, या फिर कोई और नेसेसरी इंफॉर्मेशन कि आप एक्सेस कैश रिटर्न मत करिए, एक्सेस कैश को रिमिट करिए, है ना, आप इस प्रकार का, या फिर कोई प्रीवियस डे का वाउचर मिसिंग था उसका डिटेल्स, तो ये सारा यहाँ पे रहेगा। एट एचओ द सब अकाउंट असिस्टेंट शुड चेक द एसओ बैलेंस with respect to the voucher system generated DTR in the list of days report generated through Jennifer_Denu before issuing of SO slip। तो बोला गया सब अकाउंट असिस्टेंट जब एसओ स्लिप जनरेट करेगा उसके पहले सारा वाउचर वगैरह सही से उनके पास आया कि नहीं, और प्रीवियस डे का जो जेनिफर हमारा डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट आपका जनरेट हुआ वो सारा चीज जो है वो चेक कर लेगा। If the remittance which is expected is not received, मान लीजिए हमको सिस्टम पे शो कर रहा है कि 50,000 रुपए बीओ से ट्रांसमिट किया गया, है ना, या एसओ से एचओ को भेजा गया, बट वो अमाउंट जो है हमारे पास आया नहीं,
if the remittance which is expected is not received in due time, the SPM should report the matter to head office और the superintendent, है ना। हेड ऑफिस और सुपरिटेंडेंट के पास ये मैटर इन्फॉर्म किया जाएगा कि रेमिटेंस जो है यहाँ से आने वाला था, अभी तक मेरे पास नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा बातें आपका कंटेंट ऑफ एसओ बैग, एसओ स्लिप रिलेटेड हमने देखा। पहले हमने देखा कंटेंट ऑफ अकाउंट बैग में क्या क्या रहेगा, और फिर हमने देखा एसओ स्लिप में हमारा क्या क्या उसका आइटम रहेगा। आगे बोला गया सप्लाई ऑफ पोस्टेज एंड अदर पोस्टेज। अभी देखिएगा आईटी 2.0 के बाद आपका सप्लाई ऑफ पोस्टेज स्टैम्प जो है बहुत आसान हो जाएगा। पहले जैसा सीएसआई में बड़ा झंझट होता था और ज्यादातर ऑफिस पीओ को आपका भेजता ही नहीं था, है ना, बट यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है इजी हो जाएगा। सप्लाई करने के लिए क्या टिक कोड है, तो बोला कि एचओ ट्रेजरर विल लॉग इन सैप एंड एंटर द टिक कोड मिगो एंड प्रिंट द इनवॉइस स्लिप थ्रू MB50, है ना। तो भेजने के लिए कौन सा टिक कोड है आपका पोस्टेज स्टैम्प भेजने के लिए, फटाफट से बताइए। पोस्टेज स्टैम्प भेजने के लिए टिक कोड क्या है, मिगो है। और मिगो में जब भेज रहे हैं तो जो जो स्टैम्प भेज रहे हैं उसके डिटेल्स भी भेजना है कि मान लीजिए मैं 50 गो अंबेडकर जी को भेजा हूँ, आपका 60 गो मैं सत्यजीत राय को भेजा हूँ, है ना। तो आपको ये जो डिटेल्स है ये कहाँ पे मिलेगा, कि कितना स्टैम्प हम भेजा जा रहा है, कितना डिटेल्स भेजा जाएगा, वो कहाँ पे भेजा जाएगा, उसको जनरेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए इनवॉइस जो है जनरेट करना रहेगा जिसको हम बोल रहे हैं MB50 एंड सेंड द स्टैम्प्स एक मिनट प्लीज वेट करिए। हेलो, यही तो आची ওখানে আইকিউতে আসবা, আসো 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 না তুমি, 11টার দিকে রুম দেখতে যাবো, আসো আসো না তুমি, চলে আসো চলে আসো চলে আসো, আমি এখন ফাঁকা আছি। चलिए, अब आगे क्या बोला गया, द एसओ ट्रेजरर आफ्टर मैनुअली चेक द स्टैम्प्स विद इनवॉइस स्लिप will log in the SAP and enter the tick code MIGO and acknowledge the stamp। अब एचओ से एसओ को भेजा गया, अब एसओ वाला जो ट्रेजरर है वो भी अपना लॉग इन करेगा मिगो में जाके, और उसके बाद क्या करेगा, वो एक्नॉलेज करेगा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है एसओ ट्रेजरर एक्नॉलेज कहाँ से करेगा, तो सैप में ही आपका मिगो के भीतर जाके उसको एक्नॉलेज करेगा। आगे आते हैं, रेमिटेंस थ्रू स्पेशल कैरियर्स, रेमिटेंस थ्रू स्पेशल कैरियर्स क्या बोला गया, आगे बढ़ा जाए ना, आगे बढ़ा जाए ना ना ना। आईटी 2.0 के बाद कोई टिकोड याद रखने का जरूरत नहीं है राजशेखर जी, सारा टिकोड भूल जाइए, आपको खाली आपके एग्जाम तक याद रखना है, उसके बाद कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ पे पूरा एकदम यूजर फ्रेंडली इंटरफेस रहेगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा कि आपका मान लीजिए स्टैम्प भेजना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, तो आप उधर क्लिक कर दीजिएगा, फिर क्या करना है, कौन सा क्या करना है, तो सारा ऑप्शन है, बस आपको यूजर फ्रेंडली इंटरफेस दिखाई देगा, है ना, मेनू बेस्ड रहेगा बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ा जाए, रेमिटेंस थ्रू स्पेशल कैरियर्स क्या बोला गया, बोला कि when a remittance to SO is to be sent through a postman, overseer or other subordinate, the amount should be made over by the treasurer to the carrier, either loose or enclosed in cash bag in accordance to the method prescribed by the head of circle। तो स्पेशल कैरियर के माध्यम से जब हमको पैसा भेजना है, स्पेशल कैरियर के भीतर कौन कौन आएगा, जैसे कोई पोस्टमैन के माध्यम से भेज रहे हैं, जैसे मेल ओवरशियर के माध्यम से भेज रहे हैं, या फिर कोई दूसरे सबऑर्डिनेट के माध्यम से भेज रहे हैं, तो बोला जा रहा है ये अमाउंट जो है आप लूज भी भेजा जा सकता है और कैशबैक के माध्यम से भी भेजा जा सकता है ना। तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, द रेमिटेंस इज मेड ओवर लूज टू द कैरियर, if the remittance is made over loose to the carrier, he should be required to grant a receipt for the sum in the hand-to-hand receipt book। तो उनको क्या करना रहेगा, अपना एक्विटेंस देना रहेगा कि हाँ हैंड टू हैंड रिसिप्ट बुक में उनको एक्विटेंस देना रहेगा, इतना पैसा हमको मिला है ना, ताकि हम इसको रेमिट कर पाए। If the remittance to be enclosed in cash bag, the money together with the memo of remittance should be placed inside the bag, and the bag should be enclosed and weighted in the presence of carrier, who should be required to grant a receipt in the end-to-end receipt book
where he should himself enter the weight in both words and figures. देखिए ये फंडा क्या दिया, हमने यहाँ पे दो ऑप्शन देखा था, एक हम लूज कैश ले सकते हैं, दूसरा हम कैश बैक के अंदर पैसा ले सकते हैं। तो अगर हम कैश बैक के भीतर पैसा ले रहे हैं तो वहां पे हमको क्या करना रहेगा, वहां पे बोला जा रहा है कि जो आपका पैसा है उसको कैशबैक के भीतर डाला जाएगा, मनी रेमिटेंस का जो आपका द मनी टुगेदर विद द रेमिटेंस, मतलब जो आपका डिनोमिनेशन वगैरह रहेगा सारा कुछ उसके भीतर डाल बाल के क्या करेगा, उसको एक बैग के अंदर प्लेस करेगा। इस बैग को, दिस बैग शुड बी क्लोज्ड एंड वेट इन द प्रेजेंस ऑफ कैरियर। इस बैग को जो हमारा कैरियर है जो लेके जाने वाला है, चाहे वो पोस्टमैन हो, ओवरशियर हो, कोई दूसरा हो, है ना, वो उनके सामने इसको क्लोज किया जाएगा और वजन किया जाएगा। और जो कैरी कर रहा है ये उनका काम है कि हैंड टू हैंड रिसिप्ट बुक में अपने हाथ से वो लिखेगा इसका वजन इतना है ना, कितना वजन का सामान वो लेके जा रहा है, अपने हाथ से कैरियर के द्वारा लिखा जाएगा इन बोथ वर्ड एंड फिगर, है ना, वर्ड में और फिगर में भी इसको लिखा जाएगा। ठीक है, व्हेन ए रेमिटेंस टू एसओ, एक मिनट प्लीज वेट करिए, हेलो। When a remittance to ASO is to be sent through a postman, overseer or subordinate, the amount should be made over by the treasurer to the carrier, either loosed or enclosed in cash bag in accordance with, अच्छा ये माना मुझे लगता है ना आपका प्रीवियस का रिपीटेशन हो गया, ठीक है, इसको छोड़ते हैं हम लोग, आगे आते हैं। बोला कि सही बोले ना, प्रीवियस का रिपीटेशन ही है ये। Whenever a remittance is made over to ASO, एक मिनट प्लीज वेट करिए, हेलो ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು, ಆಶು ಆಶು পড়াচ্ছি পড়াচ্ছি যখন আসবে তখন শিখবে, আসার আগে। रूल 22 क्या बता रहा है, whenever a remittance is made to ASO to a special carrier, the mark should be entered on the ASO slip for the information of the SPM explaining how the money has been sent, and the treasurer must see on the return of the carrier of the office that the receipt for the remittance has been obtained in his book or diary and the initial with date of entry in token of having carried out the examination, है ना। तो फंडा क्या हुआ देखिए, अब हमने एसओ को एक रेमिटेंस भेजा, हमने एसओ को एक रेमिटेंस भेजा में स्पेशल कैरियर, तो बोला गया इसका मार्क, इसको हमको एंट्री कहाँ पे करना रहेगा, तो जब हम एसओ स्लिप भेजेंगे उस एसओ स्लिप में हम ये इंटीमेट कर देंगे कि ये जो मेल ओवरशेयर था इनके माध्यम से इतना रुपया जो है आपको इस तारीख को भेजा गया, क्यों, ताकि एसपीएम के पास ये इंफॉर्मेशन रहेगा। ऐसा तो नहीं हमसे पैसा लेके निकल गया और वो पैसा दिया ही नहीं, है ना, कैसे उसको भेजा गया, कि लूज भेजा गया था, कैशबैक के भीतर भेजा गया था, वो एक्सप्लेन किया जाएगा। एंड द ट्रेजरर मस्ट सी ऑन द रिटर्न ऑफ द कैरियर, जिसके माध्यम से भेजा हूं, जब वो वापस आएगा, रिटर्न करेगा, है ना, उनके पास भी एक हैंड टू हैंड बुक रहेगा या डायरी रहेगा, तो वहां पे हम देखेंगे जो एसपीएम को पैसा दिया उन्होंने वहां पे एक्नॉलेज किया कि नहीं, उन्होंने एक्नॉलेज किया कि नहीं, तो ये हम देख लेंगे, है ना, उसका रिसिप्ट हुआ है कि नहीं, और उसके बाद उनके डायरी में मैं एक इनिशियल भी कर दूंगा कि हाँ मैंने चेक कर लिया और इसको सही पाया गया, क्या एसपीएम का सिग्नेचर इसमें दिया हुआ है ना। तो ये करने के बाद हमारा इनिशियल जो ट्रेजरर रहेगा उनका भी इनिशियल इसमें रह जाएगा। आगे, इन सीएसआई सिनेरियो the remittance should be done through cash workflow process in SAP and the memo of remittance should be generated। सभी लोग जानते हैं मेमो ऑफ रेमिटेंस इशू करने के लिए कौन सा कोड हम लोग यूज करते हैं, मेमो ऑफ रेमिटेंस जो इशू करते हैं उसके लिए, मेमो ऑफ रेमिटेंस जब इशू करते हैं मतलब बेसिकली रेमिटेंस का डिनोमिनेशन एक बनाया जाता है ना, तो वो कौन सा वाला फॉर्म पे होता है, किसी को याद है डिनोमिनेशन कैसे बनाते हैं, जेडीफाई अंडरस्कोर कैश डिनो, वेरी गुड, उसके माध्यम से हम इसको बनाते हैं। इन एसओ the cash should be counted by the SPM and receipt for the sum should be given in SAP and the carrier's diary, है ना। तो एसओ में क्या होगा, एसपीएम कैश को काउंट कर लेगा,
सैप में उसको एक्नॉलेज करेगा थ्रू जेडएफएफ V50, एंड जो आपका कैरियर है उनके पास जो डायरी या फिर हैंड टू हैंड रिसिप्ट बुक है वहां पे भी वो एक्विटेंस देगा, अपना एक्नॉलेजमेंट देगा, जो फर्दर ट्रेजरर जो है हमारा चेक करेगा, है ना। आगे सप्लाई ऑफ आईपीओ, आगे और बढ़ा जाए कि यहीं पे रुका जाए, बताइए, आगे और बढ़ा जाए कि यहीं पे रुका जाए। तो थंब इंप्रेशन देते रहता है। बाकी लोग बताइए फटाफट से एक बार। 25 तक। अब बस ज्यादातर लोगों का आपका कहना है अब बस, देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारा डुप्लीकेशन हो गया, देख रहे हैं। चलिए एसबी स्लिप 25 नहीं 24 तक हम लोग और थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। सप्लाई ऑफ आईपीओ में क्या बोला कि इसमें कुछ है नहीं, सब एकदम एक ही चीज है। whenever the remittance is made to a SO through special carrier, mark should be entered on the SO slip or the information of the SPM explaining how the money of, पागल हो गया है क्या, सप्लाई ऑफ आईपीओ के भीतर भी यही लिखे हुए हैं, सप्लाई ऑफ। चलिए ये, चलिए अच्छा हुआ ये दोनों पेज हम लोगों को पढ़ना नहीं है, ई भी नहीं पढ़ना, ई भी नहीं पढ़ना है, कॉपी पेस्ट के चक्कर में मतलब 2 बार रिपीटेशन हो गया, इसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। रूल 23 सप्लाई ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर, क्या बोला गया, आईपीओ आर रिमिटेड बिटवीन एचओ टू एसओ, आईपीओ जो है एचओ से एसओ को भेजा जाता है। टिकोड क्या है, इसका टिकोड भी है मिग। इसके लिए जो इनवॉइस बनेगा उसके लिए क्या होगा, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ आईपीओ इज प्रिंटेड, मतलब इनवॉइस जो रहेगा वो क्या होगा, MB50 के माध्यम से जनरेट होगा और एसओ स्लिप में, एसओ स्लिप के साथ अटैच करके उसको भी भेज दिया जाएगा, है ना। स्टॉक ऑफ आईपीओ कैसे चेक कर पाएंगे हम, MB52 के माध्यम से इसको चेक कर पाएंगे। इन एसओ the IPO received should be compared with the details entered in the document attached with SO slip. SO के भीतर जब हमारे पास आएगा तो हम इनवॉइस के साथ उसको चेक कर लेंगे, है ना। तो ये सारा चीज, और एक्विटेंस भी उसको हम लोग देंगे। एक्विटेंस देने के लिए कौन सा टिकोड था बताइए, हमको मिल गया है, पीडीएफ में भेज दूंगा, आज ही पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। एक्विटेंस देने के लिए केसों में मिला है मीगो के माध्यम से, बिल्कुल मीगो के माध्यम से एक्विटेंस भी दिया जाएगा। आगे एडजस्टमेंट ऑफ एरर इन अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ एरर इन अकाउंट क्या बोला जा रहा है, इन सीएसआई सिनेरियो फॉर डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑन डॉक्यूमेंट इज जनरेटेड, the adjustment to the errors in any transaction or change in any GL head must be done by the head postmaster after confirmation of the genuineness। अगर किसी भी प्रकार का एडजस्टमेंट करना है तो वो हेड पोस्टमास्टर के द्वारा ही करवाया जाएगा। चलिए एक बार इसको डिटेल्स में पढ़ लेते हैं, क्या दिया गया 24, आगे आते हैं हम लोग। ज्यादा आ गया, क्या बोला गया, if any short or except receipt or short of excess payment in the part of SO is communicated by an entry in the SO slip, the error should be adjusted as soon as possible by the SPM in the manner indicated by the SO। तो अगर कभी ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए हमने लिख दिया कि 50,000 मैंने भेजा, बट हमने 50,000 के बदले 40,000 ही भेजा, तो ये एक प्रकार का एरर हो गया, है ना। तो बोला कि इफ एनी short or excess receipt is received, है ना, if any short or excess receipt or short or excess payment in the part of SO is communicated by it by an entry in the SO slip, the error should be adjusted as soon as possible by the SPM in the manner indicated in the SO by the HO, है ना। तो अगर कोई एडजस्टमेंट का ऐसा जरूरत होता है कि जहां पे शॉर्ट और एक्सेस कैश रिसिप्ट वगैरह का हुआ है, तो वहां पे जो एसपीएम रहेगा कंसर्न, उनके द्वारा ये अमाउंट उसको ठीक कर लिया जाएगा, है ना। बट कैसे ठीक किया जाएगा उसका डिटेल्स प्रोसीड्योर यहाँ पे आपका नहीं बताया गया है, ठीक है। आगे रूल 25 हमारा, चलिए रूल 25 तक ही हम लोग खत्म करते हैं। यहाँ पे रूल 25 जो है एसबी स्लिप है, और ये फॉर्म नंबर जो है ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्म नंबर को याद कर लीजिए, एसबी स्लिप का फॉर्म नंबर
एसबी स्लिप बहुत सॉरी इसको क्या बोलते हैं, हाँ एसबी स्लिप बोला जाता है। इसका फॉर्म नंबर क्या होता है, इसका फॉर्म नंबर होता है एसबी 27, याद रहेगा। एसबी स्लिप का फॉर्म नंबर क्या होता है, एसबी 27, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, तो बोला कि फॉलोइंग एंट्रीज शैल बी मेड इन द एसबी स्लिप। क्या क्या होता है, डिटेल्स रिलेटेड टू वारंट ऑफ पेमेंट। एसबी स्लिप में क्या होता है, वारंट ऑफ पेमेंट रिलेटेड जो भी डिटेल्स है। वारंट ऑफ पेमेंट मतलब क्या होता था, जब 20,000 से ज्यादा अमाउंट होता था ना, हम लोग देखे थे उसका पेमेंट के लिए वारंट जाता था। इस प्रकार का कोई वारंट वगैरह का अगर पेमेंट है, कि मान लीजिए जिसको एसओ से एचओ में भेजा गया है ना, कि पेमेंट के ये के लिए, या फिर डिसीज क्लेम रिलेटेड केसेस है, तो ये आपका एसबी स्लिप में उसका एंट्री किया जाएगा। तो डिटेल्स रिलेटेड टू वारंट ऑफ पेमेंट, एसबी रिलेटेड एक्नॉलेजमेंट, पासबुक का डिटेल्स। तो बेसिक फंडा यही है कि एसबी रिलेटेड मैटर्स जो है आपका एसबी स्लिप में डाला जाएगा। और दिस सील्ड एसबी स्लिप कवर्स on which the name of the officials will be given to which it is being transferred under the receipt to the sub account assistant who will attach them after the entry in the respective SO slip, है ना। तो एसबी स्लिप को कवर के भीतर भेजा जाता है, कवर के ऊपर एसओ का नाम लिखा जाता है ना। और जब एसबी स्लिप भेजा जाता है, इसमें आपका सब अकाउंट असिस्टेंट जो रहेगा, उनका इनिशियल, उनका सिग्नेचर भी रहता है। यहाँ पे रिसिप्ट का मतलब होता है सिग्नेचर, उनका इनिशियल, है ना। हु विल अटैच देम आफ्टर द एंट्री इन रेस्पेक्टिव एसओ स्लिप। और जब भी एसबी स्लिप भेजेंगे तो उसका एंट्री हम एसओ स्लिप में भी कर देंगे। इन द एसओ द एसबी डॉक्यूमेंट शुड एट लीस्ट बी चेक with the details entered in the SB slip which should be filed in monthly bundle। एसओ में जब हमारा आएगा तो हम उसको चेक करेंगे कि एसबी स्लिप में क्या क्या डिटेल्स दिया गया, सारा डॉक्यूमेंट हमको मिला के नहीं। और वो जो एसबी स्लिप रहेगा उसका भी मंथली बंडल बना के हम अपने पास रख लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे तक रखें, 25 तक हम लोग रखते हैं। ठीक है, चलिए। तो मैं देखता हूँ इसको अभी अपलोड में बिठा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट का स्पीड मेरा बहुत स्लो है, मोबाइल से जुड़ा हूँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग अभी मैं ये कर रहा हूँ भाई।